नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं धनिया की फसल के बारे में। धनिया मतलब कोरिएंडर, याद रखना कोरिएंडर। धनिया को क्या बोलते हैं? कोरिएंडर बोलते हैं। धनिया को क्या कहा जाता है बेटा? कोरिएंडर कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में धनिया। धनिया का वानस्पतिक नाम की बात करते हैं। सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम क्या है? सबसे पहले लिखिए इसका वानस्पतिक नाम। तो कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रम सटाइवम लीन, कोरिएंड्रम सटाइवम लीन। इसका जो वानस्पतिक नाम है कोरिएंड्रम सटाइवम लीन है। ये आपको याद रखना, कोरिएंड्रम सटाइवम लीन। इसके बाद में बात करें बेटा इसका कुल कौन सा आता है, तो कुल आता है बेटा एपिएसी। कौन सा परिवार में आती है ये? एपिएसी कुल से आती है। कौन से आती है? एपिएसी कुल। एपिएसी कुल का दूसरा नाम कौन सा है? अम्बेली फेरी। कौन सा है बेटा? अम्बेली फेरी। या आप इसको बोल दो एपीएससी या बोल दो अम्बेली फेरी। क्या बोल दो? एपीएससी या अम्बेली फेरी। इसके बाद हम बात करें कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा आता है, तो उत्पत्ति स्थान के बारे में देखिए बेटा कि कौन से क्षेत्र का इसका जन्म स्थान है या नेटिव प्लेस है। तो इसका उत्पत्ति स्थान है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा माना जाता है बेटा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा माना जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा है उत्पत्ति स्थान? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। या इसको अपन बोल सकते हैं मेडिटेरियन क्षेत्र। कौन सा बोल सकते हैं बेटा? मेडिटेरियन क्षेत्र। कौन सा बोलेंगे? मेडिटेरियन क्षेत्र। कौन सा बोलेंगे बेटा? मेडिटेरियन क्षेत्र। या तो बोल दो भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मेडिटेरियन क्षेत्र। आगे बात करें इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी आती है, तो गुणसूत्रों की संख्या के बारे में देखते हैं बेटा। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बेटा? तो गुणसूत्रों की संख्या देखिए बेटा, धनिया के अंदर 2n बराबर होती है 22। कितनी होती है बेटा? 22। 2n बराबर कितनी होती है? 22। अब आपसे पूछ ले कि इसके बारे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22। और इसके पुष्प क्रमांक को क्या कहा जाता है, तो पुष्प क्रमांक के बारे में देखिए बेटा, अम्बेल कहते हैं। पुष्प क्रमांक को क्या कहते हैं? अम्बेल। पुष्प क्रमांक को क्या कहते हैं बेटा? इसके पुष्प क्रमांक को अम्बेल कहते हैं। इसके अलावा आप याद रखना यह पर प्रागति फसल है। कैसी फसल है बेटा? पर प्रागति फसल है। पर प्रागति फसल है। कैसी फसल है बेटा? ये पर प्रागति फसल है। यह आपको आना चाहिए। कैसी फसल है? पर प्रागति फसल है। इसको अपन बोल सकते हैं क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कहा जाता है। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके बारे में कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो वानस्पतिक नाम है कोरिएंड्रम सटाइवम। क्या नाम है बेटा? कोरिएंड्रम सटाइवम। कुल कौन सा आता है? एपीएसी या अम्बेली फेरी। कौन सा आता है? एपीएसी या अम्बेली फेरी। और इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या इसको अपन बोल सकते हैं मेडिटेरियन क्षेत्र। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर होती है 22। कितनी होती है बेटा? 2n बराबर 22। इसके पुष्प क्रमांक को क्या कहते हैं, तो पुष्प क्रमांक को कहते हैं बेटा अम्बेल। क्या कहते हैं? अम्बेल। इससे ये कौन सी फसल है, तो याद रखना यह पर प्रागति फसल है, यानी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। इसके बाद हम बात करें आगे, तो इसको आप लिख लीजिए साथ के साथ। ये देखिए बेटा, इसके बाद में लिखिए ये C3 पादप है। कैसा पादप है ये बेटा? C3 पादप है। इसके अलावा इसको लिखिए अंकुरण प्रकार कौन सा होता है इसका, तो अंकुरण का प्रकार। तो अंकुरण के प्रकार की बात करें तो अंकुरण का प्रकार होता है इसका हाइपोजियल। कौन सा होता है बेटा? हाइपोजियल। अंकुरण का प्रकार पूछ ले तो कौन सा है इसका? हाइपोजियल अंकुरण का प्रकार है। इसके बाद में आपसे पूछे ये कौन सा प्लांट है, तो ये एलडीपी पादप है, यानी लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, ये लॉन्ग डे प्लांट है। दूसरी बात करें आपसे कि साहब इसके अंदर है वाष्पशील, लिखिए वाष्पशील है, सुगंधित है, वाष्पशील है, सुगंधित है पदार्थ या रसायन कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान दीजिए वो पाया जाता है कौन सा है?
तो याद रखना निनोलिन, निनोलिन याद रखना कौन सा पाया जाता है, निनोलिन या कोरिंड्रल, कोरिंड्रोल, निनोलिन या कोरिंड्रोल ये पाया जाता है। इस रसायन का नाम याद रखना निनोलिन या कोरिंड्रोल रसायन पाया जाता है, यह आपको आना चाहिए। इसको एक और नाम है इसका हाइपोजियल का अधोभूमिक, अधोभूमिक क्या कहा जाता है इसको, अधोभूमिक। और आपसे याद रखना ये रबी की फसल है, रबी की मसाले वाली, मसाले वाली फसल है, रबी की मसाले वाली फसल है, यह भी आपको आना चाहिए। एक और पॉइंट आपने थोड़ा सा स्टार लगा के लिखना अलग से, मसाला सुधारक, भारतीय मसाला सुधारक है, भारतीय मसाला सुधारक, मसाला सुधारक तो वो कौन था बेटा, तो उसका नाम है केबी पीटर। कौन था, केबी पीटर, भारतीय मसाला सुधारक था वो कौन था, केबी पीटर, ये भी आपको याद रखना है। एक और लिखिए, राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक है, राजस्थान में सर्वाधिक है धनिया की, राजस्थान में सर्वाधिक है धनिया की खेती, खेती करने, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया की खेती करने वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक है धनिया की खेती करने वाला जिला तो वो कौन सा है, बारा। कौन सा जिला है बेटा, बारा। इसके बाद में देखिए विद्यार्थी आगे, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया की खेती करने वाला जिला कौन सा है, बारा। लिखिए राजस्थान में, लिखिए राजस्थान में, राजस्थान में धनिया की मंडी, धनिया की, राजस्थान में धनिया की मंडी कहाँ पे है, तो बेटा वो है रामगंज कोटा। कहाँ पे है, रामगंज कोटा। कहाँ पे है बेटा वो, रामगंज कोटा के अंदर राजस्थान में धनिया की मंडी स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद में लिखिए, धनिया की पत्तियों में सर्वाधिक पाई जाने वाली विटामिन्स, धनिया की पत्तियों में, धनिया की पत्तियों में, धनिया की पत्तियों में, धनिया की पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, पाई जाने वाली विटामिन्स, तो कौन सी विटामिन होती है बेटा धनिया की पत्तियों के अंदर, तो लिखिए विटामिन ए। याद रखना धनिया की पत्तियों में पाई जाने वाली विटामिन्स कौन सी है, तो विटामिन ए। इसके बाद में लिखिए, धनिया की खेती, धनिया की खेती हेतु, धनिया की खेती हेतु पुष्पन अवस्था में, पुष्पन अवस्था में, धनिया की खेती हेतु पुष्पन अवस्था में मौसम, मौसम है साफ है तथा पाला रहित होना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जब फूल आए तो उस टाइम पे मौसम साफ होना चाहिए और दूसरा पाला रहित होना चाहिए, यह भी अपन को ध्यान रखना है जिस क्षेत्र में धनिया की खेती की जाती है। इसके बाद में देखिए आगे, जलवायु, सबसे पहले अपन बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, क्लाइमेट यानी जलवायु। धनिया के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो लिखिए धनिया के लिए शुष्क एवं साधारण, साधारण ठंडी जलवायु का, जलवायु का पौधा है, पौधा है। तो याद रखना शुष्क एवं साधारण ठंडी जलवायु का पौधा है।
एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है धनिया की खेती हेतु, धनिया की खेती हेतु अंकुरण के लिए, अंकुरण के लिए तथा तथा वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए तापमान, तो याद रखना 20 से 25 सेल्सियस, 20 से 25 सेल्सियस होना चाहिए। एक और पॉइंट लिखिए, धनिया की, धनिया की फसल हेतु, फसल हेतु दिन का, दिन का तापमान 20 सेल्सियस से कम में, 20 सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पुष्पन की टाइम पे, पुष्पन अवस्था के समय, अवस्था के समय, ये याद रहना चाहिए सारी की सारी चीजें। इस चीजों को आपको याद रखनी है, सारी की सारी पॉइंट है वैसे के वैसे याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं बेटा, इसके बाद में यहीं लिख देता हूं। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं मृदा, यानी मृदा मीन्स सोइल। सोइल कैसी होनी चाहिए, तो याद रखना दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, दोमट मिट्टी सर्वोत्तम अच्छी मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है दोमट मिट्टी। और इस मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो मृदा का पीएच होना चाहिए 6.5 से 7.5%, यानी 6 से 6.5 से 7.5 के बीच में पीएच स्केल होना चाहिए। ये अपनी बात हो गई। मिट्टी कैसी चाहिए, दोमट, पीएच इतना होना चाहिए और जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, जल निकास की सुविधा, जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब धनिया की खेती करें तो मौसम बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर मौसम छाया रहेगा, बादल वगैरह छाया रहेगा, तो कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। जितनी भी मसाले वाली फसलें हैं उसके अंदर ज्यादातर ऐसी प्रॉब्लम होती है, एफिड्स वगैरह का प्रकोप बढ़ जाता है या मोलिया का प्रकोप बढ़ जाएगा, रोग लग जाएगा। तो अपन को ये किसानों को विशेष कर ध्यान देनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किस्मों के बारे में, यानी वेराइटीज। तो सबसे पहले अपन वेराइटीज की बात करें, सबसे पहले लिखेंगे किस्म इसार सुगंधा, इसार है सुगंधा, याद रखना इसार सुगंधा। इसके अलावा याद रखना कुमराज, इसार सुगंधा कुमराज। इसके अलावा याद रखना साधना, इसके अलावा लिखना राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र है सोनिया। इसके अलावा लिखना राजेंद्र है स्वाति, राजेंद्र स्वाति। इसके अलावा लिखना स्वादी। इसके बाद में लिखिए पंथ है हरितमा, पंथ हरितमा। इसके अलावा लिखिए सिंपू, सिंपू ऐसे 33। ये अपन को मेन किस्म है, इसमें ज्यादातर है आपको देनी है ध्यान इसके ऊपर,
हिसार सुगंधा, कुंभराज है, साधना है, राजेंद्र सोनिया है, राजेंद्र स्वाति है, स्वादी है, पंथ है, हरितमा है, शैम्पू, सिंपू S33। आगे लिखिए RACR, राजस्थान कोरिएंडर 41, राजस्थान कोरिएंडर RCR 435, RCR 446, RCR 480 और गुजरात है कोरिएंडर 2, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, ACR 3। ये सारी की सारी किस्में अपन को याद करनी है बेटा, सारी की सारी किस्में अपन को याद करनी है, इसको आप नोट करिए बेटा, सारी की सारी किस्मों को अपन को नोट करने की आवश्यकता है। और ये किस्में हैं वो कहां से निकाली हुई हैं, तो आपको याद रखना है सारी की सारी जो किस्में हैं SKRU बीकानेर के द्वारा विकसित की गई है, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा विकसित की गई है, यह भी आपको याद रहनी चाहिए। कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, गुजरात कोरिएंडर 1, गुजरात कोरिएंडर 2, यह भी आपको याद रखनी है बेटा, सारी की सारी पूरी वेराइटीज आपको याद करने की आवश्यकता है, इसको आप जल्दी से नोट करिए। आगे देखते हैं बेटा बीज दर। आगे बात करते हैं अपने बीज दर सीड रेट। अगर सिंचित एरिया है और वहां पे पानी की सुविधा अच्छी है, सिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र में बीज दर की मात्रा पूछे तो कितनी लेंगे, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, कितनी लेंगे, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर असिंचित एरिया है, कौन सा है, असिंचित एरिया है जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, असिंचित एरिया में जो बीज दर लेंगे वो कितने लेंगे, तो आपको याद रखना 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपने बात करें दूरी, दूरी की बात करते हैं, R/P कितनी रखते हैं, तो याद रखना 30 × 10 सेंटीमीटर, यानी कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, R/P, यानी स्पेसिंग याद रख सकते हो, कतार से कतार की दूरी 30 और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, R/P का मतलब यह होता है। ये थोड़ा सा इसको 25 से, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो याद रखना यहाँ 25 से 30 केजी के आसपास ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और औसत पूछे तो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर असिंचित के अंदर। इसके बाद में आगे बात करते हैं देखिए बीजोपचार, बीजोपचार करते हैं अपन किससे, तो याद रखना ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा काम में लेना है, बीजोपचार में ट्राइकोडर्मा को काम में लेते हैं। इसके अलावा आप याद रख सकते हो ट्राइकोडर्मा बीजोपचार के अंदर काम में लेंगे। इसके बाद में लिखिए बुआई का समय, बुआई का समय, तो 15 अक्टूबर से
15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है धनिया की बुआई करते हैं। यह भी याद रखना बेटा। इसके बाद में लिखिए बीज की गहराई, बीज की गहराई लेते हैं 1 से 1.5 सेंटीमीटर। बीज की गहराई 1 से 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में हेडिंग डालिए खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। यहां पे देखिए बेटा, गोबर की खाद, गोबर की खाद उसका प्रयोग करते हैं कितना, तो याद रखना 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर ये काम में लेते हैं, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन 60 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम, फास्फोरस है 30 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम 20 केजी प्रति हेक्टेयर। तो आपने याद रखना है जो एनपीके का जो है, नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 30 केजी और पोटेशियम 20 केजी प्रति हेक्टेयर काम में लिया जाता है। इसके बाद में बात करें, लिखिए सिंचाई। सिंचाई में अपन को सबसे पहले लिखना है प्रथम सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, प्रथम सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, प्रथम सिंचाई बुआई के तुरंत बाद करते हैं। कुल सिंचाइयों की संख्या, लिखिए कुल सिंचाइयों की संख्या 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आप लिख लीजिए। इसके बाद में लिखिए शाकनाशी, शाकनाशी हर्बिसाइड, हर्बिसाइड है। इसमें अपन लेंगे कौन सा, तो लिखिए फ्लोरोक्लोरोलिन, फ्लोरोक्लोरोलिन, फ्लोरोक्लोरोलिन या फ्लोरोक्लोरोलिन। इसके अलावा लिखिए दूसरा लेंगे पेंडिमेथिलिन, पेंडिमेथिलिन या पेंडाइमेथाइलिन, पेंडिमेथिलिन ये लेंगे अपन 750 ग्राम से 1 केजी प्रति हेक्टेयर, 1 केजी प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग किया जाता है शाकनाशी के रूप में। यह आपको याद रखना। वेसालिन का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना फ्लोरोक्लोरोलिन का ही दूसरा नाम है वेसालिन, पेंडिमेथिलिन स्टोम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में लिखिए कीट कौन कौन से लगते हैं, तो कीट लगेगा बेटा मोइला, और दूसरा लगेगा कौन सा, मोइला का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना चेपा, और एक थ्रिप्स भी लग जाता है कभी कभी। और रोग कौन कौन से लगते हैं, तो लिखिए रोग के बारे में डिजीज, तो रोग कौन सी लगती है, तो बेटा पहले अंगमारी झुलसा रोग, अंगमारी झुलसा रोग, अंगमारी झुलसा रोग या ब्लास्टा। और इस रोग को नियंत्रण करने के लिए सल्फर युक्त, सल्फर
रसायन का प्रयोग करते हैं, रसायन का प्रयोग करें 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद में लिखिए उपज यानी यील्ड। देखो उपज या पैदावार, उसके बारे में आप पैदावार या उपज कितनी होगी, अगर इलाका सिंचित है, सिंचित एरिया में उपज कितनी होती है, तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर असिंचित एरिया है, असिंचित क्षेत्र में जो उपज होगी वो कितनी होगी, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये दोनों ध्यान रखना। भंडारण करते समय, भंडारण करते समय नमी की मात्रा 6 से 8% होनी चाहिए। आज से पूछ ले कि साहब ये फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती, वो भी लिखवा देता हूं आपको। फसल की अवधि 90 से लेके 110 दिन की है। तो इसी के साथ में धनिया की क्लास कंप्लीट हुई। अगली क्लास अपन कल पढ़ते हैं। थैंक यू।